धर्मदास राजकीय कला महाविद्यालय के एमए उत्तरार्ध के सभी छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम एमए उत्तरार्ध की कक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन अध्ययन और अध्यापन के माध्यम से कर रही हैं और आज मैं आपसे चर्चा करूंगी हिंदी निबंधों की। हिंदी निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित है और जैसा कि आपको विदित है कि पाठ्यक्रम में संकलित जो नाट्य साहित्य है और तमाम नाटकों की चर्चा है हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं और आज की कक्षा में हम हिंदी निबंध को लेकर के और आगे 2-3 कक्षाओं में इसी की चर्चा करेंगे। तो मैं बात करना चाहती हूँ आपसे कि हिंदी निबंध, जैसा कि आप सबको पता है कि आधुनिक काल की शुरुआत के साथ ही हमारे यहाँ पर हिंदी गद्य की शुरुआत होती है और लगभग 1857 के बाद यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद में हिंदी में गद्य की शुरुआत जो है वो बहुतायत से देखी जा सकती है। तो हिंदी निबंधों की हम चर्चा कर रहे हैं कि निबंध लेखन का प्रारंभ जो है वो भारतेंदु युग से यानी लगभग 1887 से लेकर के 1900 तक का जो समय है उसके दौरान शुरू हुआ है ये माना जाता है और इसे हिंदी नवजागरण युग का द्वितीय चरण भी कहते हैं। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो हिंदी नवजागरण का प्रथम चरण माना जाता है और नवजागरण की प्रमुख विशेषता, जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि हिंदी प्रदेश की जनता में स्वातंत्र्य चेतना का की जो जागृति है उसका जो शंखनाद हुआ था उसी से हम मान सकते हैं। तो मूलतः ये जो जागरण है वो जिस तरह से शुरू हुआ वो तमाम इतिहास के दौरान हम चर्चा कर चुके हैं। मैं बात करना चाहती हूँ कि ये जो संग्राम हुआ, स्वाधीनता संग्राम का जो बिगुल बजा था उसके कुछ वर्षों बाद ही हमारे इतिहास में कहूँगी कि साहित्य के इतिहास में जो है वो जाकर के जो शंखनाद हुआ है जागरण का वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से, उनकी लेखनी के माध्यम से हुआ है। अब ये जो स्वतंत्रता की चेतना है ये रूपांतरित होकर के भारतेंदु योगीन उनके जो सहयोगी साहित्यकार हैं उन सब में भी हुई। अब आप वो सारा जो आधुनिक काल का इतिहास हमने पढ़ा है उसके दौरान हम इन चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। तो मोटे तौर पर हिंदी निबंध जो है वो इसी नवजागरण की स्वाधीन चेतना की उपज माना जा सकता है और इसके जो कुछ केंद्र बिंदु हो सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने स्वत्व की पुनः प्रतिष्ठा और उसके प्रतीक स्वरूप अपनी भाषा की उन्नति, अपनी भाषा का विकास। और भारतेंदु जी ने जिस समय पर निज भाषा उन्नति अहे सभी उन्नति को मूल ये जो मंत्र दिया था उस समय बांग्ला और मराठी भाषाएं जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने स्थानीय कार्यालयों में भी प्रयुक्त होने लगी थी और अपनी जातीय पहचान जो है वो दर्ज करा चुकी थी। तो हिंदी को ये स्थान जो है भारतेंदु जी के भाषा आंदोलन के पश्चात धीरे धीरे मिलने की शुरुआत होती है। हम बात करते हैं कि इस युग के जो प्रमुख निबंधकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्वयं तो थे ही, जिनका काल हम मान सकते हैं 1850 से लगभग 85 तक जो है वो माना जा सकता है। और इसके अलावा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं वो 1856 से 1895 तक उनका लेखन काल हम देख सकते हैं निबंधों के क्षेत्र में। बालकृष्ण भट्ट जी हैं जो 1844 से लेकर के 1914 तक अपनी लेखनी इसी क्षेत्र में चलाते रहे। इसके अलावा इसके अलावा हम देखते हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं वो 1855 से 1923 तक अपनी लेखनी से सक्रिय रहे और बाल मुकुंद गुप्त जो है वो 1865 से लेकर के 1906 तक अपनी लेखनी के माध्यम से सक्रिय रहे। इसके अलावा लाला श्रीनिवास दास जी जो हैं वो 1851 से 1887 ईस्वी तक और राधाचरण गोस्वामी जी का उल्लेख करना चाहूँगी जो 1859 से 1925 तक सक्रिय रहे और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं 1850 से लेकर के 1912 तक। काशीनाथ खत्री जी 1849 से 1891 तक निबंध साहित्य को समृद्ध और कहना चाहिए कि परिवर्धित करते रहे। इन निबंधकारों ने जीवन के सभी पक्षों पर अपनी अपनी स्वाधीन चेतना से प्रेरित होकर के लेखनी चलाई है और जनता को जगाने, उन्हें नवीन जीवन मूल्यों का उन्मेष उनमें प्रारंभ करने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो निबंधकार थे उन्होंने हर तरह से
जनता के बीच में अपनी लेखनी के माध्यम से जो है वो साहस और मनोबल की चेतना जगाने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं कि भारतेंदु योगीन जो नाटककार हैं जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनमें से अगर आप देखते हैं तो आपके पाठ्यक्रम में है वो बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध संकलित है, और बाकी जो तमाम निबंधकार हैं जिनके विषय में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बालकृष्ण भट्ट जी का जो समय है वो भारतेंदु योगीन जो निबंध थे वो रहा है। और कहने का मतलब ये है कि भट्ट जी जो हैं उन्होंने उन भारतेंदु जी से ही प्रेरणा लेकर के, समर्थन लेकर के हिंदी प्रदीप निकालते थे वो एक पत्रिका, और उसके माध्यम से उन्होंने अपनी रचनाओं को आम जन तक पहुंचाया है। तो वो चूंकि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और अपने वैज्ञानिक प्रगति से भी परिचित थे, तो अंग्रेजी साहित्य से भी उनका एक अच्छा परिचय था। तो इस प्रकार उन्होंने जो सबसे प्रगतिशील निबंध लेखकों में उन्हें माना जाता है, और शायद इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में ये संकलित भी है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सभी प्रकार के बाह्य आडंबरों के विरोधी होने के कारण सामाजिक चेतना और युग की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए उनकी रचनाएं हमें आज भी जैसे जागृत करती हैं, झकझोरती हैं, और तमाम अंधविश्वासों के खिलाफ उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है। और उनकी भाषा और साहित्य संबंधी जो निबंध हैं उनका विशेष महत्व भी है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये जो निबंध है वो उनकी क्रांतिदर्शिता का एक संवाहक बनकर के हमारे सामने आता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे निबंध हैं उनके। उन्होंने नैतिक और मनोवैज्ञानिक निबंधों पर भी विचार किया है। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि भारतेंदु युग की जो श्रेष्ठतम और कहना चाहिए प्रतिनिधि निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। तो अब हम बात करते हैं अन्य निबंधकारों की जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। मैं उन्हीं को ज़्यादा उन्हीं की चर्चा करना चाहती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको एक संक्षेप में 2-4 पंक्ति में और बता देती हूँ कि पुनर्जागरण युग के निबंध लेखन का सूत्रपात जो है वो हमने अभी उसकी चर्चा की, जिसमें कि बालकृष्ण भट्ट जी रहे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे, श्याम सुंदर दास जी रहे। इन सब की परंपरा आगे चल करके शुक्ल जी में पराकाष्ठा पर जा पहुँचती है। तो शुक्ल जी जो हैं आग्रिम जो कहना चाहिए कि एक परिवर्धित काल है उसमें श्रेष्ठतम निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। और मोटे तौर पर अगर हम शुक्ल जी के निबंधों की बात करते हैं तो उनके निबंध जो हैं 2 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, मनोविकार संबंधी निबंध और दूसरा आलोचनात्मक निबंध। तो शुद्ध निबंध विधा के रूप में उनकी पहली कोटि के निबंधों की गणना हम कर सकते हैं। इस तरह के निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं, और जो निबंध उनके भाग 2 में हैं वो आलोचनात्मक निबंध हैं। और अब भाग 3 के रूप में भी कुछ ऐसे निबंध हैं जो कि उनके शेष बचे हुए निबंध हैं वो इसमें संकलित किए गए हैं। तो मनोविकार संबंधी जो उनके निबंध है उसके निवेदन में वो चिंतामणि भाग 1 में लिखते हैं कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ ऐसे प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती है। बुद्धि जहाँ जहाँ मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुंची है वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता है और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। जाहिर है कि उनके निबंधों में आप बुद्धि के साथ साथ हृदय का योग भी देख सकते हैं। उनके मनोविकार संबंधी जो निबंध हैं उनमें उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा और ईर्ष्या, भय और क्रोध जैसे निबंध देखे जा सकते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में पहले भी बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र हैं, माधव प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने इस तरह के निबंध थोड़े कुछ मात्रा में उनकी रचना भी की है। भट्ट जी शुक्ल जी की अगर हम बात करते हैं तो उनके जो मनोविकार हैं, मनोविकारों संबंधी जो निबंध हैं उन निबंधों पर आप देख सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति और सामाजिक दृष्टि भी उसमें कूट-कूट के भरी है, लेकिन साथ ही साथ उसमें शेंड के जो फाउंडेशन ऑफ कैरेक्टर जो है उसका भी पूरा प्रभाव आपको नज़र आता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय जो लिखे गए निबंध हैं वो तमाम निबंध शुक्ल जी की उस विशेषताओं को आप उसमें देख सकते हैं। और उनके जो निबंधों का उल्लेख करते हुए जो 2 बातें भुला दी जाती हैं कि एक तो मनोविकारों का दूसरे से स्पष्ट अलगाव
और दूसरी मनोविकारों का सामाजिक अनुषंग, जैसे श्रद्धा का व्यापार, स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। इस तरह के कई उदाहरण भी वो अपनी रचनाओं में देते हैं। और कहने का मतलब ये है कि वो हर विषय को जो है वो कर्म से जोड़ लेते हैं। शुक्ल जी की विशेषता है और इसीलिए उनकी लेखनी जो है वो बार बार ये कहती है कि हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उत्पादन से हो सकता है। अब देखिए हर चीज़ को उन्होंने उससे तौला है। बहरहाल उनके निबंधों की रचनात्मकता की अगर हम बात करते हैं तो शुक्ल जी के निबंधों की रचनात्मकता जो है वो उनके स्वानुभूत प्रसंगों में आप देख सकते हैं, जो कूट कूट के भरी हुई है। व्यंग विनोद उसमें है, छेड़छाड़ भी कहीं कहीं है। क्रोध निबंध में वो संतों, महात्माओं, गांधीवादियों से अलग हट करके अपने अलग ढंग से सोचते हैं। तो ये शुक्ल जी की प्रामाणिकता भी है, उनकी मौलिकता भी है, उनकी स्वाभाविकता भी है। अब हम अगर चर्चा करें तो इस युग में अन्य निबंधकारों में हुए हैं गुलाब राय, जो कि 1888 से 1963 तक उनकी लेखनी सक्रिय रही। रघुवीर सिंह जी की भी चर्चा आती है और शिव पूजन सहाय जी की भी बात करना चाहूंगी, जो 1893 से 1963 तक निरंतर इसी क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। अब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस युग में जो निबंध लेखन हुआ है वो विषय प्रधान निबंध जो हैं रही हैं और प्रौढ़ता के सर्वोच्च शिखर पर आप उनको देख सकते हैं। और ऐसे निबंध जो हैं, व्यक्ति व्यंजक निबंध, वो काफ़ी कम है संख्या में। कविता के क्षेत्र में जो मौलिकता इस काल में आई वो निबंध क्षेत्र में बहुत बाद में जाकर के विकसित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि निबंध का की जो सक्रिय विकास की जो परंपरा है वो इस युग में भी आप बखूबी देख सकते हैं। बहरहाल आज निबंधों की चर्चा में यही समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।